नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आपके बीच बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन जिसकी वैकेंसी अपकमिंग है उससे रिलेटेड हमारे ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथियों के लिए असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, उसके बाद SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर और फिर टेक्नीशियन ग्रेड 4 इससे रिलेटेड प्रश्नों का डिस्कशन आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। हर एक वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चंस आपके बीच डिस्कस रखेंगे और इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम सारे के सारे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपके बीच डिस्कस कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी सुलभ होगी और कहां से प्रश्न आते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, 4 नवंबर 2018 को जो एग्जामिनेशन CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसी के प्रश्न हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से, सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को यानी सहायक वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में ये से किस प्रकार चलती रहती है, यानी अलग करने के बाद हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर किस आधार पर चलती है। ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है ये सामान्य रूप से समझें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार होती है। साथियों सदैव याद रखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, वो खुद से स्टार्ट नहीं होती है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है। हम जिस अरेंजमेंट के माध्यम से इसको स्टार्ट कर पाते हैं वही क्या कहलाती है, श्योर हो जाइए, वही टाइप्स ऑफ मोटर में उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कैपेसिटर की मदद से स्टार्ट करते हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाती है। जैसे फेज को 2 भागों में बांटकर करते हैं तो स्प्लिट फेज हो जाती है। सैडेड पोल यानी हमने यहां पे क्या किया, सैडिंग कॉइल का इस्तेमाल किया, पोल के साथ हमने कॉपर के बार को, नंगे कॉपर के बार को इंस्टॉल कर दिया, शॉर्ट सर्किटिंग डेवलप हुई, हमारी करंट एक्सेस हुई, जिसके वजह से आपकी क्या होती है, निश्चित रूप से साहब हमारी फेज का स्प्लिटेशन होना शुरू होता है और वो मोटर रन कर जाती है। तो कंप्लीट ऐसी बात है साथियों कि हमारे ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से ये मोटर होते हैं। तो अब यहां पर है स्प्लिट फेज मोटर, ये कम टॉर्क वाला मोटर होता है। इस मोटर में हम क्या करते हैं साथियों, आप यहां पे देख लीजिए, हमारी जो मेन वाइंडिंग है वो यहां पर होती है। मेन वाइंडिंग में हम 2/3 टर्न का प्रयोग करते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहां लगाते हैं। इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लगाने से पहले ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक, और यहां पर देख लीजिए ये वाइंडिंग, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से जानी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। इसमें 1/3 क्या होता है, टर्न होता है। टोटल टर्न का कितना होता है, 1/3 होता है, यहां पर 2/3 होती है। जैसे ही हमारी मोटर क्या होती है, आपकी 75% स्पीड को पहुंच जाती है, देन आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल अप केंद्रीय स्विच यानी बाहर की तरफ यह क्या होता है, खुल जाता है। और इस स्विच के खुलने के बाद इधर बिल्कुल भी आपकी करंट नहीं आती है, ये सर्किट ओपन हो जाती है। करस्पॉन्डिंगली हमारी मोटर डेफिनेटली रन करती चली जाती है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को लगाने का मुख्य उद्देश्य था हमारे फेज को 2 भागों में बांटना। कैसे 2 भाग में बांटती है, इधर को आइए, ये मेन करंट IM हो गई, ये आपकी स्टार्टिंग करंट IS हो गई, इधर से टोटल करंट आपकी क्या आई, आई, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट हमारे IM और IS के बीच में इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में 30 से 35 डिग्री का फेज एंगल होता है। अब ये फेज एंगल से क्या फायदा होता है, इस वाली मोटर का जो टॉर्क होता है ना साथियों, ये प्रोपोर्शनल होता है साइन फाई के, जहां फाई फेज एंगल है साइन के साथ। तो आप जानते हैं अगर साइन की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या हो जाए, फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन फाई का मान क्या होगा, साइन फाई इक्वल टू 1 आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम हमेशा ये कोशिश रखते हैं कि फेज का स्प्लिटेशन यदि हो तो हमारी मेन करंट और स्टार्टिंग करंट के बीच में हाउ मच फेज डिफरेंस, इट मस्ट अप्रोचेज द फेज डिफरेंस अप टू 90 का फेज डिफरेंस प्राप्त करें, ये हमारा कोशिश होता है। लेकिन 90 का फेज डिफरेंस हमें यहां पर नहीं मिलता है। हम जब कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं, डबल कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, उस केस में आपकी टॉर्क सुपर होती है, बेहतर होती है, और तब वहां पे 85 डिग्री तक हम लोग पहुंच जाते हैं, 87 तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ये सामने तस्वीर देखिए, ये आपकी किसकी तस्वीर है साथियों,
ये तस्वीर निश्चित रूप से आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की है। किसकी तस्वीर है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग खिलौनों में करते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा साथियों, यह जो हमारी मोटर होती है ना, इस मोटर में स्टार्टिंग, इसे रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नॉन एज रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर। रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर के नाम से भी यह जानी जाती है। ठीक है, तो आपकी सदैव याद रखिएगा कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एक प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। इस मोटर में रनिंग वाइंडिंग क्या होती है? आपकी हमेशा जुड़ी रहती है, और रनिंग वाइंडिंग हम मेन वाइंडिंग को कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सहायक वाइंडिंग कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। और इसकी सहायक वाइंडिंग में 1/3 टर्न होता है और इसकी रनिंग में 2/3 टर्न होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? आप सदैव याद रखिएगा, हमारे ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे काम करते हैं यह बिल्कुल उसी सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, और यह भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ट्रांसफार्मर के में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। यहां पर आप इसकी प्राइमरी को, अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को क्या मान लिया जाए? स्टेटर मान लिया जाए, और सेकेंडरी को रोटेट कराया जाए, रोटर मान लिया जाए, तो आपका ट्रांसफार्मर किसमें बदल जाएगा? इंडक्शन मोटर में बदल जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो स्पष्ट हो गया साथियों, ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर डेफिनेटली बिहेव्स लाइक एज 3 फेज इंडक्शन मोटर। इट इंडिकेट्स दैट द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बोथ अदर ट्रांसफार्मर आइदर 3 फेज इंडक्शन मोटर। चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, दोनों के लिए हमारी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है? सेम ही होती है। तो हमारा राइट आंसर इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। साथियों ये 3 फेज पे संचालित होती है, इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ओवर करंट और लो वोल्टेज से बचाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, in case of 3 phase induction motor, starter is only used for protection of motor, not the purpose to start the motor, because it works on 3 phase supply। अब देखिए यहां पर इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, 1 2 3 1 2 3, यहां पे 3 आपकी क्या है? टर्मिनल बॉक्स हैं, जो इंडिकेट करती है कि 3 फेज की सप्लाई इसके अंदर आ रही है। ये देखिए आपका रोटर है, और ये स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो रहा है ये हमारा रोटर कैसा है? ये रोटर आपकी यहां पर स्लिप रिंग है साहब, तो स्पष्ट है कि ये आपकी स्लिप रिंग टाइप की रोटर है। और जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, आपकी वाइंडिंग इसके साथ इंस्टॉल है। वाइंडिंग्स करस्पॉन्डिंगली हमारी जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहां पहुंचती है? आपके रोटर के ऊपर फोर्स लगाती है, दैट मीन्स एक्सियल फोर्स लगता है। ड्यू टू दैट एक्सियल फोर्स यह आपकी टॉर्क को डेवलप करती है, और उस टॉर्क की वजह से हमारी मोटर क्या होती है? रोटर क्या होती है? रोटेट होना शुरू होती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये वाला हिस्सा आपका स्टेटर का वाइंडिंग है, इसके स्टेटर में भी वाइंडिंग्स होती हैं, और रोटर में भी हम वाइंडिंग्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये आपका ड्राइव शाफ्ट है, यानी इधर के माध्यम से आप कोई भी सिस्टम को, यानी सप्लाई इलेक्ट्रिकल दिया, और ये पुल्ली आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है। इसमें कोई भी मैकेनिकल अरेंजमेंट करके हम आराम से मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। ये कूलिंग के लिए यहाँ पर फैन रखा गया है, जो आपको ऑपरेट होता है और उधर से ठंडक प्रदान करता है, ताकि आपकी वाइंडिंग्स जो है या फिर उसके लैमिनेशंस डैमेज नहीं हो हीट के कारण। ठीक, तो ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं, या फिर आपको योक कहते हैं आपके मोटर का। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दुनिया की मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करती है और उसे किसमें कन्वर्ट करती है साथियों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, किस एनर्जी में बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, चलिए साथियों, तो द राइट आंसर इज म्यूचुअल इंडक्शन। इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर है साथियों? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित होती है। अब यहां पे रोटेटिंग पार्ट आ गई, तो स्पष्ट है आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है, इसकी दक्षता क्या होगी? ट्रांसफार्मर के समान होगी या ट्रांसफार्मर से कम होगी? वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है, तो दक्षता भी सेम हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट है। रोटेटिंग होने के कारण इसमें निश्चित रूप से फ्रिक्शनल लॉस एडिशनल हो जाती है, अतिरिक्त हो जाती है। इस वजह से इसकी दक्षता ट्रांसफार्मर से क्या होगी? कम होगी। दक्षता ट्रांसफार्मर से
कम होती है। सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, स्टैटिक पार्ट होते हैं, अस्थिर हिस्से होते हैं, रोटेटिंग एक भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि BSPSCL के लिए और UPPCL के लिए, इनके लिए हमारी टारगेट बैच आपकी 26 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। और ये 26 जुलाई से जो हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें टेक नॉन टेक दोनों आपको साथ में पढ़ाया जाएगा। आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके, जिसका मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिटेल दे दूंगा। और फिर आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पर द प्लेटफॉर्म में भी हमसे आकर जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, और पूरी डिटेल भी हमने आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से रख दी है। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी निश्चित रूप से आनी है, और जब वैकेंसी आती है तो समय नहीं रहता है, और क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में वो बातें नहीं रहती है जो LP में रहती है। तो स्पष्ट सी बात है कि आपको अब लग जाना होगा और इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कर देना होगा, ताकि समय रहते आपकी तैयारी हो और आपको अफसोस ना हो। आइए साथियों, प्रश्न है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का क्या मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हम समझें कि डैम्पर वाइंडिंग होती क्या है। ठीक है, ये देखिए आपका ये पोल है, ये वाला हिस्सा हमारा रोटर का हिस्सा है, ये आपका स्टेटर है। ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका स्टेटर है। ये बीच वाला हिस्सा आपका रोटर है, और यही आपका रोटेट करता है। ठीक है, और जो रोटेट करता है, तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमको पोल शू कहलाती है। याद रखिएगा, ये आपकी ऐसे आई, ये आपकी क्या है, पोल शू है। ठीक है, ये आपकी पोल शू है। तो हम जो है साथियों, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये चौड़ा इसलिए होता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्षेत्र तक फैले और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, सभी जगह समान मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विकसित होती है, तो मोटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, हमारी कपलिंग स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग कपलिंग से ही आपका मशीन निश्चित रूप से बेहतर काम करता है। इसी में हमने क्या किया है, ये कॉपर का बार लिया है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कॉपर का बार यहाँ इंस्टॉल हमने किया है, इसी को हम डैम्पर वाइंडिंग बार कहते हैं। और इसी वाले हिस्से में आपकी कॉपर के ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटाइजेशन आपकी बेहतर होती है। इसी को क्या कहा जाता है, डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। मुख्य रूप से आप समझिए तो डैम्पर वाइंडिंग के प्रयोग करने का उद्देश्य होता है साथियों, हंटिंग प्रभाव को कम करना। डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करके हम हंटिंग प्रभाव को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। आखिर आपके माइंड में आएगा ये हंटिंग क्या होती है। ये हंटिंग होती है, ये हंटिंग इज ए ऑसिलेटिंग एक्शन ऑफ अल्टरनेटर। आपके अल्टरनेटर का ऑसिलेट करना, यही क्या होती है, हंटिंग, रुक रुक करके चलना। ठीक है कि नहीं, क्या होती है साथियों, हंटिंग के दौरान रुक रुक करके चलती है। जब ड्राइविंग टॉर्क पल्सेटिंग नेचर का होता है, जैसे डीजल इंजन के साथ हमने अल्टरनेटर को संचालित कर दिया। आप तो जानते हैं अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी रिसीव करती है और इलेक्ट्रिकल देती है। तो मैकेनिकल एनर्जी देना मतलब क्या, इसके शाफ्ट को कपल करके रोटेट कराना। तो जब इसके शाफ्ट को हम डीजल इंजन से कपल करके रोटेट कराते हैं, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। आप सदैव याद रखिए, अल्टरनेटर किस स्पीड पे चलता है, ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, ns इक्वल टू 120 f/p होती है। हाउ मच द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ns इक्वल टू 120 f/p। यहां पे f क्या है, f आपकी फ्रीक्वेंसी है, और इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज होती है। p क्या है, p नंबर ऑफ पोल है, ध्रुवों की संख्या है। और आप सदैव याद रखना, किसी भी मशीन में, किसी भी मोटर में जब भी पोल होंगे, वो आपके कैसे होंगे, इवन नंबर में होंगे। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। यही सिनारियो चलता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हमारी अगर 2 पोल है, सपोज टू बी दैट कि हमारी मशीन में कितने पोल लगे हैं साथियों, 2 पोल लगे हैं, तो 120 इंटू 50 करिए, और यहां पे 2, we get the speed 3000 RPM। RPM रोटेशन पर मिनट है, और RPM में ही हम सिंक्रोनस स्पीड को मापते हैं। ये बात आप श्योर हो जाइए। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हंटिंग प्रभाव को कम करना। और हंटिंग प्रभाव होता है जब हम कांस्टेंट टॉर्क यानी कांस्टेंट मैकेनिकल टॉर्क जब नहीं मशीन को मिलती है, तब इसका वाइब्रेट करना या ऑसिलेट करना या फिर रुक रुक करके चलना, ये स्थितियां जो पैदा होती है वो हंटिंग होती है। और ये हंटिंग समाप्त कैसे होती है, ये हंटिंग समाप्त होती है विद द यूज ऑफ डैम्पर बार। किसके माध्यम से साथियों, डैम्पर बार का प्रयोग करने से यह समाप्त होती है।
और ये डैम्पर बार कहां पे लगाए जाते हैं? ये डैम्पर बार लगाए जाते हैं आपके स्लॉटेड सेक्शन ऑफ पोल शू में। पोल शू में क्या लगाए जाते हैं? डैम्पर बार लगाए जाते हैं। ये सदैव याद रखिएगा। चलिए साथियों, और डैम्पर बार के लगाने से हमारे मशीन की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है साथियों? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कहा जा रहा है ये क्या होती है और कौन कौन सी बातें इसके बारे में सही है। ठीक है, कौन सी बातें 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में सही है? आइए साथियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर निश्चित रूप से सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था स्टार्टर नहीं चाहिए। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर नहीं चाहिए, इसकी सेफ्टी के लिए स्टार्टर चाहिए। यानी एक्सेस करंट, अत्यधिक मात्रा की स्टार्टिंग करंट और आपकी लो वोल्टेज, ये दोनों से इसको बचना आवश्यक होता है। दूसरा है कम्यूटेटर और ब्रशेस ना होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया कम होती है और स्पार्किंग भी कम होती है, चिंगारी भी क्या होती है साथियों? निकल सकती है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ यहां नहीं होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमें कहीं से भी कम्यूटेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रिएक्टिफायर है जो आपकी इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन के माध्यम से, डीसी जनरेटर में जो हमारी एसी उत्पन्न होती है आर्मेचर के पास, उसे यह किस में बदलती है? डीसी में बदलती है। तो ये मैकेनिकल रिएक्टिफायर है। ये रोटर के साथ अटैच होती है और घूमती भी है, रोटेट भी करती है। और वहां पे ब्रशेस होता है, तो कार्बन का ब्रश जनरली हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्रशेस करंट को क्या करेगी साहब? कलेक्ट करेगी और यूनिनोमसली करंट को कलेक्ट करके और फिर डायरेक्ट टोटल की टोटल करंट आउटपुट में देगी। कभी भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में आउटपुट नहीं चाहते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू वांट कलेक्टिव आउटपुट फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो यही मुख्य रीजन है साथियों कि टोटल का टोटल कलेक्टेड अमाउंट में हमें करंट चाहिए या वोल्टेज चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा कौन करता है? ब्रश करता है। तो ऐसा कुछ भी तो हमारे इंडक्शन मोटर में होता नहीं है। इंडक्शन मोटर करती क्या है? रिसीव करती है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में देती है मैकेनिकल। तो इससे स्पष्ट हो गया साथियों कि कम्यूटेटर, ब्रशेस, ये सब यहां पे नहीं लगा होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की खासियत में से नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज गैर किफायती और मजबूत होता है, नॉन इकोनॉमिकल एंड रॉबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। साथियों ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? निश्चित रूप से इसके इकोनॉमिकल ये बहुत मजबूत तो होता ही है। इजियर टू मेंटेन, क्या होती है साहब? आसान होती है इसको मेंटेन करना, इसका रख रखाव करना भी क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। निर्माण में किफायती और मजबूत होती है, इकोनॉमिकल एंड रॉबस्ट, दिस इज द करेक्ट, ये भी उचित नहीं है। उसके बाद सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये बात भी बिल्कुल साहब सही नहीं है। तो कौन कौन सी बातें हमारे इंडक्शन मोटर के लिए सही हैं? तो सबसे पहले सेल्फ स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कम्यूटेटर और ब्रश नहीं होता है, यह भी बात एकदम सही है। कम्यूटेटर और ब्रश इसमें निश्चित रूप से नहीं होता है और इसमें चिंगारी निकलने की चांसेस हो सकती है, ये बात एकदम करेक्ट मानी जा सकती है, क्योंकि यहां कहा है ना होने से। कम्यूटेटर और ब्रशेस हम इसमें प्रयोग करते ही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन कम्यूटेटर ब्रश यूज नहीं करते हैं, वो भी क्या है साथियों? सही है। उसके बाद तीसरा कहता है निर्माण में गैर किफायती होता है, अनइकोनॉमिकल, बहुत महंगा होता है, ये बात गलत है, ये उचित नहीं है। रख रखाव आसान है, ये भी बिल्कुल सत्य है साहब। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, यह बात गलत है। निर्माण में किफायती और मजबूत है, यह सही है। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, ये 4 बातें सही होती है। 1, 2, यहां से देखिए 1, 2, ये 3 और ये 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 है, उसके बाद दूसरा है, फिर आपका चौथा है और फिर आपका पांचवा है? देखिए तो 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी। साथियों ये हमारा 5वां प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है विद्युत उत्पादन संयंत्र में, जनरेटिंग प्लांट में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। बिजली हमेशा कहां, किस स्थिति पर उत्पन्न होती है? ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट का है। आज हमारे हिंदुस्तान के पावर जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी 59 to 60% इलेक्ट्रिसिटी की निर्भरता हमारी इसी प्लांट पर है। थर्मल पावर प्लांट में निश्चित रूप से आप याद रखिए कि यहां पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है।
ठीक है। यहां पर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं। और कोयले से हम क्या करते हैं? बॉयलर में पानी को वाष्प के रूप में बदलते हैं, स्टीम में बदलते हैं। इसलिए उस स्टीम का प्रेशर कहां पड़ता है? टरबाइन पर पड़ता है, और टरबाइन रोटेट होती है, और टरबाइन के साथ हमारी अल्टरनेटर कपल होती है, और अल्टरनेटर हमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके देती है। मुख्य रूप से समझा जाए साथियों, तो स्टीम के फ्लो होने के कारण टरबाइन का रोटेशन, देन आपका अल्टरनेटर से पावर का जनरेशन, इसीलिए इसे स्टीम पावर प्लांट भी कहा जाता है। थर्मल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयले को जब गर्म करते हैं तो कोयला जलने के बाद गर्म होकर उष्मा देता है, और उसमें से साथियों आपकी बॉयलर हीट होती है, और बॉयलर के हीट होने से वह वाष्प में कन्वर्ट करती है पानी को। बॉयलर इज जस्ट अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड आल्सो इन हाई प्रेशर स्टीम। ओके साथियों, जैसे कुकर से आप सीटी बजती है तो कितनी ज्यादा प्रेशर के साथ आपकी वहां से स्टीम निकलती है, ये बातों को ध्यान रखिए। तो इन सारी चीजों से स्पष्ट हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी को फिक्स होना जरूरी है, और साथियों स्पष्ट रूप से क्या है, आपके वोल्टेज का लेवल भी क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से कांस्टेंट होना चाहिए, तभी पावर का जनरेशन बेहतरीन हो पाएगा। और सामान्य रूप में हमारी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज आप मान के चलिए, वो हमें क्या करना होता है? रखना होता है। ठीक है साहब, आपको मैं बता दूं, भारतवर्ष में क्योंकि हीट का यूज हो रहा था इसलिए इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। स्टीम का यूज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी जनरेशन हो, इसलिए इसको स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। मुख्य रूप से इसका नाम है एनटीपीसी, पूरा नाम हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ठीक है, ये पीएसयू है और नवरत्न नहीं महारत्न कंपनी है साथियों आज भी। एक बात को यहां पर समझिए, लगभग हमारे देश में एनटीपीसी के माध्यम से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? आप याद रखेंगे, हमारे देश में एनटीपीसी के माध्यम से 69,134 इतना जीगा मेगावाट का साहब, इतना मेगावाट का 69,134 मेगावाट पावर का उत्पादन होता है। और सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है हमारा, वो आपकी कहां पर है? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। विंध्याचल में जो हमारी एनटीपीसी है वो आपकी सबसे बड़ी प्लांट है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, हिंदुस्तान के किसी भी थर्मल पावर प्लांट में अधिकतम एक यूनिट 500 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। कितना पैदा करता है? 500 मेगावाट। द सिंगल लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी थर्मल पावर प्लांट यूनिट डेफिनेटली जनरेट 500 मेगावाट। 500 मेगावाट एक यूनिट, यानी आपकी पावर प्लांट में 8 यूनिट, 7 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट होती है। और पैरेलल ऑपरेशन करके अल्टरनेटर को हम बहुत अधिक मात्रा में पावर का जनरेशन कर पाते हैं साथियों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज के बारे में थी, और मैंने शुरू में भी बताया था आज की भी जो ये डिस्कशन थी, ये कंप्लीट सारे के सारे प्रश्न 4 नवंबर 2018 को सीबीटी में पूछे गए थे, उसी का डिस्कशन है। अब जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम अगली तारीख का नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम हुई होगी उसके वीडियो का डिस्कशन किया होगा। इससे पहले के बाकी 40 प्रश्नों का डिस्कशन मैंने बहुत पहले किया है, और आप इसी चैनल पर हमारे वीडियो को सर्च करके देख लेंगे, जिससे आपको सभी प्रश्नों का निश्चित रूप से आभास हो जाएगा। ये पावर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था साथियों। अब हमारी जो कोर्सेस 26 जुलाई से आ रही है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर द प्लेटफॉर्म ऐप टाइप करेंगे और फिर ये स्क्रॉल होगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। अदरवाइज सामने क्यूआर कोड आपको है और वहां से आप मोबाइल के माध्यम से स्कैन करके भी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप को स्कैन करके हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए साथियों आपको नीचे कम्युनिकेटिव नंबर दिया है, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप सभी लोग बिहार पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन की अगर तैयारी में लगे हैं तो अब आपको वक्त आ गया है, अब विलंब करना उचित नहीं है। थैंक यू।